हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो ईसीआईपीएल का छोटा का पैकेट जो कर सकता है बड़ा सा धमाका। तो अराउंड बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी वन शॉट एक गोली में अपन इसको करने वाले हैं खत्म। रेडी। इस बार कुछ अलग करने वाला हूं बच्चा पार्टी में। इस बार मैं आपको वो नोट्स दिखाऊंगा बच्चों जो मैंने क्लास में लिखाया हुआ है, और उसके थ्रू मैं आपको रेलिवेंट डेफिनेशंस, सारे डिटेल सेक्शंस और क्वेश्चन आंसर कैसे आ सकते हैं उसका डिस्कशन भी अपन करेंगे। गॉट इट एवरीवन। तो मैं यहाँ पे एक बच्चे की कॉपी लाया हूँ जो अपन ने क्लास में, इस अपनी क्लास में, पीडब्ल्यू वाली क्लास में हमने किया हुआ है, और उसी को मैं आपको दिखाऊंगा और उससे आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना होगा बच्चा पार्टी, आप इसी को बढ़िया से नोट डाउन कर लेना, आपको ये मिल जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में आया। लीगल मेट्रोलॉजी की खास बात क्या है कि यहाँ पे ये डील करता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट और मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी कि जैसे कि कहीं पे केजी इस्तेमाल होता है, कहीं पे लीटर इस्तेमाल होता है, कहीं पे कुछ और, तो कहाँ पे कौन सा यूनिट इस्तेमाल होगा। जैसे साउंड के लिए तो ना केजी इस्तेमाल होता है ना लीटर, उसके लिए तो डेसिबल इस्तेमाल होता है। तो क्या चीज के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होगी, वो यूनिट कौन सा होगा, वो अपन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी किसी भी चीज को नापेंगे कैसे, मेथड क्या होगा। जैसे आवाज को आप सुनते हैं, वेट को आप ऐसे देखते हैं अपने हाथों से या उस मशीन में रख के, तो मेथड क्या होगा, किस चीज को किस तरीके से नापा जाएगा। और नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। उसको भी ये एक्ट जो है उससे डील करता है। जैसे मुझे एक याद आती है मूवी नायक करके, अनिल कपूर की मूवी थी। और नायक मूवी में जो एक दुकानदार होता है गवर्नमेंट का, वो क्या करता है, अपने वेइंग मशीन के अंदर नीचे ना एक चुंबक लगा देता है। उस चुंबक से क्या होता है कि उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो वो डाल रहा है 800 ग्राम का, लेकिन उसमें दिखा रहा है 1 किलो का। तो ऐसा बदमाशी करते हैं। तो ऐसी बदमाशियों के ऊपर भी इस एक्ट ने क्या लगाया हुआ है बच्चों, प्रोविजंस लगाए हुए हैं, पेनल्टीज लगाए हुए हैं। समझ में आई बात। फिर आपने देखा होगा कि सब्जी वालों के पास ना ऐसे बड़े बड़े काले काले रंग के पत्थर जैसे होते हैं जिसमें वेट्स लिखे होते हैं। राइट। तो बेसिकली पत्थर नहीं, वो तो वेइंग का उनका मशीन है एक तरीके से। अब मान लीजिए कि वो वेइंग मशीन में लिखा है 1 केजी, ठीक है। लेकिन अगर आपने दूसरे किसी वेइंग मशीन में उसको डाला और वहां पे निकल के आ रहा है ये तो 900 ग्राम है, तो यानी कि वो सब्जी वाला हर किसी को दिखा रहा है कि देखो मैं आपको 1 किलो का सब्जी दे रहा हूं, जबकि असल में वो तो 900 ग्राम का सब्जी दे रहा था। तो उसका वो जो स्टोन था, वो स्टोन तो भैया 100 ग्राम कम था। तो कितने सारे कस्टमर्स को उसने ठगा होगा। ऐसे सारे ठगस्टर्स को अपन डील करेंगे कहाँ पे बच्चों, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। कहाँ डील करेंगे बच्चा पार्टी, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। यहाँ पे बच्चों इस एक्ट को बनाने का रीजन, एक तो सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक, की पब्लिक के साथ धोखाधड़ी ना हो, और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी रहे जब अपन मेजरमेंट कर रहे हैं। 1 किलो मतलब 1 किलो, 1 किलो से कुछ भी कम ना हो। सबसे पहला बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है OIML। एक्चुअली फ्रेंच में इसका वर्ड लाया गया था। OIML एक एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, जिसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अब बच्चों दुनिया में ना, जैसे आप देखिए, हम अगर केक लेते हैं तो पाउंड में लेते हैं, लेकिन किसी इंसान का वेट बताते हैं तो अपन केजी में बताते हैं। एम आई राइट एवरीवन। सब्जी लेते हैं तो केजी में लेते हैं, सब्जी लेते तो केजी में लेते हैं, लेकिन केक लेते हैं तो पाउंड में लेते हैं। तो वाई दिस कोलावेरिटी, ऐसा क्यों भाई। कोई तो डिसाइड करता होगा ना कि इस चीज के लिए ये होगा, उस चीज के लिए वैसा होगा। अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं ये 10 पाउंड का बच्चा हुआ है। इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है तो केजी के हिसाब से होता है। तो अमेरिका में, इंडिया में ऐसा अलग अलग तो नहीं होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं होना चाहिए बच्चों। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आता है। क्या लेकर आता है बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आता है। यानी दुनिया भर में एक ही तरीके से मेजरमेंट हो, एक ही तरीके के यूनिट इस्तेमाल हो। उसके लिए बच्चों इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। क्या बनाया गया है बेटा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक गवर्नमेंट नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट मिलकर, बहुत सारे गवर्नमेंट मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाई है।
गॉट इट एवरीवन? सब लोगों ने साइन किया इसलिए बनाया गया इसको, तो इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबने साइन किया और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बना। ये ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी, ठीक है, और इसका इंडिया भी एक मेंबर स्टेट है। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1955 में बना था। कब बना था बेटा? 1955 में बनाया था। इसका मेन रोल क्या है बेटा? ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। क्या बेहतरीन नोट्स है, आप देख रहे हैं नोट्स की क्वालिटी, देखिए क्या बेहतरीन है। बुक में ये सब अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, एकदम कॉन्साइज प्यारा वे है। एक बार आप पढ़ेंगे आपको खुद फील होगा कि हाँ सर, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि भैया पढ़ के सीधा दिमाग में बैठ जाए। अगला, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, मेजर करने के यूनिट्स का और मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स का। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से सारे इनके कंडीशंस को पूरा करेगी, सारे सर्टिफिकेशन, सारे वेरिफिकेशंस हो जाएंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को दे देगी बेटा एक सर्टिफिकेट। ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को दे देगी एक सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट से ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सही तरीके से काम करती है, इनका यूनिट, इनका मेजरमेंट, इनका सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है बेटा ये आया है 1991 में। ये ऑर्गेनाइजेशन 1955 से चल रही है, लेकिन ये सर्टिफिकेट बांटने वाला काम इनका 1991 से आ रहा है। हमारे इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास ये OIML का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में टेस्ट रिपोर्ट भी होना चाहिए। ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये बताता है कि भैया आप जिस भी तरीके से पैकेजिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका जो मेजरमेंट का तरीका है वो सही है। मेजरमेंट का जो तरीका है बेटा वो सही है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई चॉकलेट आप खरीदते तो चॉकलेट के अंदर ना वेट लिखा होता है कि ये चॉकलेट 15 ग्राम का है, ये चॉकलेट 20 ग्राम का है। आप सोचिए अगर वो 20 ग्राम का चॉकलेट 20 ग्राम का ना हो के अगर मान लो 18 ग्राम को, तो हमको फील तो नहीं होगा पकड़ के। लेकिन सोचिए ये 2-2 ग्राम करके अगर लाखों लोग अगर खरीद रहे हैं, लाखों लोग के साथ ठगी हो रही है, तो 2 लाख ग्राम यानी कितना ज्यादा चॉकलेट का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? फ्रॉड हो रहा है। समझ में आया? तो इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनको सर्टिफिकेट लगेगा, और सर्टिफिकेट के साथ क्या लगेगा? टेस्ट रिपोर्ट लगेगा। ये करने का उद्देश्य क्या है? ये सर्टिफिकेट का उद्देश्य क्या है? जैसे कंपनी सेक्रेटरी को सर्टिफिकेट दिया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ कि जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज है। ये उसका कहीं ना कहीं क्या बन जाता है? एक सबूत बन जाता है कि इन लोगों को चीजें आती हैं, आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इनका क्वालिटी सही होगा, इनका जो क्वालिटी है वो क्या होगा बेटा? सही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से कि भैया जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के साथ आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट के साथ आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट क्या करता है बच्चों? रोल प्ले करता है। साथ में हार्मोनाइजेशन होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे हार्मोनाइजेशन यानी पूरा दुनिया एक जैसा वर्क करे, पूरा दुनिया बेटा एक जैसा वर्क करे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला, आपको सिर्फ लीगल मेट्रोलॉजी नहीं है बच्चों, एक और एक्ट है विच इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये मैंने बीच में पढ़ाया था। लीगल मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये किससे डील करता है वगैरह वगैरह। OIML आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। अब अपन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट छोटा सा है उसको पढ़ेंगे, फिर वापस से अपन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में चले जाएंगे। या चलो एक काम करते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज को बाद में ही पढ़ते हैं, अपन लीगल मेट्रोलॉजी में है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, चलो जाने दो। लीगल मेट्रोलॉजी में एक और बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज डेफिनेशंस में प्री पैकेज कमोडिटी। प्री पैकेज कमोडिटी, नाउ व्हाट इज प्री पैकेज कमोडिटी? प्री पैकेज कमोडिटी इज वेरी सिंपल बच्चों, कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी सामग्री जो आपके सामने पैकेज नहीं हो रहा है, जो आपके सामने पैकेज नहीं हो रहा है, पहले से पैकेट होके पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं बेटा प्री पैकेज कमोडिटी। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कमोडिटी पैक्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ परचेजर, यानी खरीदने वाला सामने नहीं था, उसके सामने ना होते हुए उसको क्या किया गया है? पैकेज किया गया है। जैसे हम सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी अपने सामने ही बोरी में डलवाते हैं या बैग में डलवाते हैं, तो वो प्री पैकेज कमोडिटी नहीं है। लेकिन चिप्स जब अपन खरीदते हैं तो हमारे सामने उसने लेस का पैकेट नहीं डाला है, लेस के चिप्स उसने पैकेट में नहीं डाले, हमारे सामने नहीं डाला है, वो तो पहले से पैक्ड था, वो तो पहले से पैक्ड था, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्री पैक्ड कमोडिटी, प्री पैकेज कमोडिटी। अब ये प्री पैकेज कमोडिटी सील्ड हो भी सकता है और सील्ड नहीं भी हो सकता, सील्ड हो भी सकता है और सील्ड नहीं भी हो सकता।
सर अगर आपका प्री पैक्ड कमोडिटी है ना, तो उसमें डिक्लेरेशन होना बहुत जरूरी है। सेक्शन नंबर 18, ये दूसरे सेक्शन में आ गए हम लोग। पहले हमने ये समझा कि प्री पैक्ड कमोडिटी क्या होता है, तो हमको समझ में आ गया कि कोई भी कमोडिटी जो हमारे सामने पैक नहीं हुआ है उसको प्री पैक्ड कमोडिटी कहेंगे। अब डिक्लेरेशन दिया होना चाहिए। क्या दिया होना चाहिए बच्चों? डिक्लेरेशन दिया होना चाहिए कि इसके अंदर जो वेट है वो कितना है, जो वेट है वो कितना है, वो स्टैंडर्ड वेट जितना होना चाहिए। इसका प्राइस कितना है, वेट के हिसाब से इसका प्राइस कितना है, ये भी लिखा होना चाहिए। तो एक तो क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए, दूसरा प्राइस लिखा होना चाहिए। एक तो क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए, एक तो प्राइस लिखा होना चाहिए। और साथ में प्राइस में ये भी ध्यान दीजिएगा, प्राइस पर यूनिट के हिसाब से भी लिखा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक पैकेट है 3 किलो का, 3 किलो का पैकेट में 300 रुपए में बेच रहा हूँ, 3 किलो का पैकेट में 300 रुपए में बेच रहा हूँ, तो पर किलो कितना हो गया? 100 रुपए। ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी लिखना पड़ेगा जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि दूध है तो लीटर में होना चाहिए, अगर कोई सामान है तो फिर वो केजी में होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और दूसरा सेल प्राइस भी इसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। सर कब लिखा होना चाहिए? ये जो बातें हैं ये हमको कब लिखनी पड़ेगी? बेटा सेल करते समय, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते समय, मैन्युफैक्चर करते समय, इंपोर्ट करते समय, डिलीवर करते समय या ऑफर करते समय, इन सारे जगहों पे आपको लिखना पड़ेगा, इन सारे जगहों पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या ये बात बच्चा पार्टी क्लियर हुई सभी को? इन सारे जगहों पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका है बच्चों निमोनिक्स है मौसी। कब लिखना पड़ेगा बेटा? मौसी में लिखना पड़ेगा। कब लिखना पड़ेगा? मौसी। मौसी कब लिखना पड़ेगा बेटा? मौसी। मौसी मतलब एम फॉर मैन्युफैक्चर, ओ फॉर ऑफर, एस फॉर सेल, आई फॉर इंपोर्ट। मौसी के समय लिखना पड़ेगा, मौसी के समय लिखना पड़ेगा। समझ में आया? और दो अलग बच गए हमारे, दीदी, मौसी और दीदी। दीदी यानी डी फॉर डिलीवर, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डिलीवर, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कब कब लिखना पड़ेगा? मौसी दीदी के समय, मौसी दीदी के समय। मैन्युफैक्चर, ऑफर, सेल, इंपोर्ट, डिलीवर, डिस्ट्रीब्यूट। डिलीवर, डिस्ट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? क्वांटिटी होना चाहिए और सेल प्राइस होना चाहिए। क्वांटिटी और सेल प्राइस होना चाहिए। सर अगर हमने ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा? अगर हमने नहीं किया तो क्या हो जाएगा? तो सेक्शन 36 की पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन 18 में दिया है डिक्लेरेशन, सेक्शन 18 में दिया है बेटा डिक्लेरेशन। और अगर आपने डिक्लेरेशन को ठीक से नहीं लिखा, अगर आपने एक्ट को ठीक से पूरा नहीं किया, तो 18 का डबल यानी 36 में क्या लग जाएगी? पेनल्टी। 36 में क्या लग जाएगी? पेनल्टी। अगर आपने पहली बार गलती की, अगर बेटा आपने पहली बार गलती की तो 10,000 से 50,000 तक की पेनल्टी। और अगर आपने दूसरी बार गलती की तो 1 लाख तक की पेनल्टी, 1 साल की जेल भी हो सकती है, या दोनों। क्लियर हुआ बेटा? अब आ जाते हैं बाकी सेक्शंस पे। बाकी सेक्शंस एग्जाम में सच आए नहीं है, हल्का सा पढ़ता हुए चलो बस काफी रहेगा। OIML वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 36 और प्री पैक्ड कमोडिटी का डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है कि जो भी वेट्स एंड मेजर होगा वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। किसके हिसाब से होना चाहिए? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। सेक्शन 5 बोलता है लेंथ के लिए क्या देखेंगे? मीटर, जैसे कपड़े मीटर में आते हैं। मास के लिए, वेट के लिए क्या देखेंगे बेटा? केजी। टाइम के लिए क्या देखेंगे? सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। थर्मोमीटर के लिए केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी बल्ब वगैरह, उसके लिए कैंडल। सब्सटेंस के लिए मोल, सब्सटेंस के लिए मोल यानी जो केमिकल होते हैं ना उसके लिए मोल। सेक्शन 6 बोलता है बेटा बेस यूनिट हमेशा इंटरनेशनल होना चाहिए। कोई भी सिस्टम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो डेसिमल तक जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए बेटा? डेसिमल तक जाना चाहिए। डोमिनेशन मल्टीपल्स में होने चाहिए। मल्टीपल्स यानी कि जैसे कि 10, 20, 30 ऐसे, अगर टेंस के मल्टीपल है तो टेंस के मल्टीपल, 100 के मल्टीपल्स है तो 100 के मल्टीपल्स होने चाहिए। सेक्शन नंबर 7 बेकार है, इसके लिए वो बोलता है यूनिट्स एज पर सेक्शन नंबर 5 होना चाहिए और नंबर एज पर सेक्शन नंबर 6 होना चाहिए। ठीक है। अगेन सेक्शन नंबर 8 बहुत काम का नहीं है, वही बात को रिपीट करता है। एक एक्सेप्शन इसके अंदर जरूर दिया हुआ है जो कि ये बोलता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च करने के लिए अगर आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो फिर अगर आप इन प्रोविजंस को नहीं मानोगे तो भी चलेगा। अगर आप इन प्रोविजंस को नहीं मानोगे तो भी चलेगा। जैसे अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो एक्सपोर्ट करते समय उस देश में कोई और क्राइटेरिया यूज होता है, तो मैंने उस क्राइटेरिया के हिसाब से कर दिया, अपने देश के क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं किया, हमारे एक्ट के हिसाब से नहीं किया। चलेगा क्या? चलेगा। क्योंकि बेटा उस देश में जो क्राइटेरिया है मुझे उसी के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना।
मेरे को बेचना वहां है, तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का मतलब इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं अगर मैं, तो साइंटिफिक रिसर्च करते समय आप अगर उनको नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। क्लियर हुआ? अगला सेक्शन नंबर 12, इफ ड्यू टू कस्टम यूसेज प्रैक्टिस मेथड, अगर क्वांटिटी लेस होती है या ज्यादा होती है, देन सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट शैल बी वॉइड, देन सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चों से बात किया कि आपके यहाँ पे बनाना डजन्स में बिकते हैं या किलो में। तो जब मैं लाइव क्लास में था तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमारे यहाँ तो डजन में होता है, मैं जहाँ रहता हूँ छत्तीसगढ़ में वहां पे भी डजन में ही होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लेकिन बोला, बैंगलोर वगैरह के बच्चों ने भी बोला कि सर हमारे यहाँ लेकिन केजी में होता है। और भी कुछ अलग अलग स्टेट्स के बच्चों ने बोला कि सर हमारे यहाँ केजी में होता है। आप जरा कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ पे केला डजन के हिसाब से है या आपके यहाँ पे वजन के हिसाब से है, डजन या वजन, बताना आप किसके हिसाब से। अगर मान लीजिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलते हैं कि कोई भी चीज जिसमें मास है, मास यानी जैसे इसका भी वेट किया जा सकता है केले का, तो केले का अगर वेट किया जा सकता है तो उसको आपको क्या बोलते हैं, केजी के हिसाब से बेचना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे मान लीजिए डजन के हिसाब से बिकता है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 5 डजन, 5 डजन आप मुझे केले देंगे। अब एक डजन में 12 होते हैं, तो 5 डजन में कितने हो गए, 60। अब सामने वाला जो है ना, सामने वाला लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को फॉलो किया, सामने वाला लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को फॉलो किया और 60 किलो का जितना वेट होना चाहिए उतने वेट का उसने मुझे केला दे दिया। अब उसके हिसाब से हो सकता है कम आया हो, मुझे हो सकता है ज्यादा आया हो, कम या ज्यादा दोनों हो सकता है। क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है? क्या बेटा मैं उसके ऊपर ये केस कर सकता हूँ कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है? द आंसर इज नो। बेटा वो तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को ही फॉलो कर रहा है, आप अपने कस्टम को फॉलो कर रहे हो, आप अपने कस्टम को फॉलो कर रहे हो, या आपके यहाँ पे जो प्रैक्टिस होता है आप उसको फॉलो कर रहे हो, या आपके यहाँ जो यूसेज होता है आप उसको फॉलो कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है, वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? वॉइड माना जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? सेक्शन नंबर 11, अगर आपको एक कोटेशन देते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं, इनवॉइस देते हैं, कोई कैश मेमो देते हैं प्री पैकेज कमोडिटी का, तो वो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट और स्टैंडर्ड नंबर में होना चाहिए। यानी अगर आप ऐड दे रहे हो, तो ऐड अगर आप दे रहे हो तो ऐसा दोगे 1 किलो चावल इज इक्वल टू 100 रुपये, आप इस तरीके का ऐड दोगे। समझ में आई बच्चों? तो आपको इस तरीके से ऐड देना है। सेक्शन नंबर 13, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे पावर दिया गया है इस एक्ट के अंदर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगा डायरेक्टर का, जॉइंट डायरेक्टर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का और एडिशनल डायरेक्टर का। कितने लोग का अपॉइंटमेंट करेगा? एक तो डायरेक्टर का। कभी कभी डायरेक्टर कहीं पे घूमने चला गया तो उसकी जगह कौन आएगा? एडिशनल डायरेक्टर। अब इन दोनों की हेल्प कौन करेगा बेटा? असिस्टेंट डायरेक्टर जो इनके नीचे होगा। और कभी कोई स्पेशल केस हुआ जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जरूरत है, तो वहां पे एक डायरेक्टर अलग से आ जाएगा जिसका नाम क्या है बेटा? जॉइंट डायरेक्टर। जिसका नाम क्या है बेटा? जॉइंट डायरेक्टर। क्या नाम है बेटा? जॉइंट डायरेक्टर। इनके ड्यूटीज और पावर्स वो होंगे जो कि एक्ट में लिखे हुए हैं। इनके ड्यूटीज या पावर्स बेटा वो होंगे जो कि कहाँ लिखे हुए हैं बेटा? एक्ट में लिखे हुए हैं, वो वाले ड्यूटीज और पावर्स होंगे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कोई और पावर भी दे सकता है? यस बेटा, एक्ट के अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई और पावर देना चाहिए तो इनको वो और पावर भी दिया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए कि डायरेक्टर आया और आपकी दुकान पे छापा मार दिया। डायरेक्टर आया और आपकी दुकान पे छापा मार दिया कि आपके यहाँ का वेट सही नहीं है। बाद में पता चला कि वेट सही ही है। आपने डायरेक्टर के ऊपर केस कर दिया, तो इसीलिए इस सेक्शन में पहले से लिख दिया गया है कि डायरेक्टर अगर अपने पावर्स के अंदर रहते हुए गुड फेथ में अगर काम कर रहा है तो आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। डायरेक्टर का पावर है कि वो जाकर इंस्पेक्शन करे, देखे कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो डायरेक्टर अगर अपने पावर के अंदर रहते हुए अगर कामों को कर रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सेक्शन नंबर 15, पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वो आएगा और आकर आपके वेट्स को, मेजर्स को देखेगा, जिस जगह पे आप लोग उन चीजों को रखते हैं उसको देखेगा, और आप ट्रांसपोर्टेशन जहां पे करते हैं उन चीजों को भी देखेगा। देखने के बाद अगर उसको लगता है कि यार ये जो वेट या है ना, वेट ये जो वजनदार ये जो है ना ये ठीक नहीं है, तो क्या वो उसको सीज करके ले जा सकता है? बिल्कुल सीज करके ले जा सकता है। अगर मान लीजिए उसने किसी सामान को सीज किया, जैसे खाने पीने का सामान है, बिस्किट है या मान लो पापड़ है,
अभी उसने पापड़ को बोला कि ये पापड़ आप कितने किलो का बेचते हो। उसने बोला सर हम 100 रुपए में 1 किलो बेचते हैं। उसने ऐसा पैकेट उठाया, उसने उसने नापा तो देखा कि 1 किलो से तो कम है। उसने बोला अब मैं इसको सीज करके ले जा रहा हूँ ताकि मैं इसकी पूरी रिपोर्ट बना सकूं कि देखो आप पापड़ बोलते 1 किलो का हो पर बेचते 1 किलो से कम हो। तो क्या बेटा वो सीज करके ले जा सकता है? हाँ। अगर उसको फर्दर इंस्पेक्शन करना है, अगर बेटा उसको फर्दर इंस्पेक्शन करना है और अगर उसको जांच पड़ताल करनी है, उसके मन में अभी भी कुछ कुछ सवाल हैं, अगर उसको और जांच पड़ताल करनी है तो वो उसको सीज करके ले जा सकता है। लेकिन अगर वो सामग्री ऐसी सामग्री है जो कि खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो वो उसको अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। उसको वो अपने हिसाब से, जैसे पापड़ है खराब हो सकता है, तो पापड़ है खराब हो सकता है तो उसको वो नेचुरल डिके अगर हो सकता है तो उसको वो अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ करेगा, यानी बेचना है बेचेगा, जो करना है करेगा, बेसिकली उसको हटा सकता है वो। क्या वो किसी भी जगह पे घुस सकता है? बेटा बिना घुसे वो इंस्पेक्शन करेगा कैसे? तो यस, ऑब्वियस सी बात है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है। क्या बेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो कंट्रोलर को अपॉइंट कर सकता है? यस। जिस तरीके से बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, पूरे पॉइंट्स एज इट इज कॉपी पेस्ट सेम आप कहेंगे कंट्रोलर के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करेगी तो क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करेगी तो क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करेगी तो क्या बोलेंगे? कंट्रोलर। क्या बोलेंगे बेटा? कंट्रोलर। सेक्शन नंबर 16, फोर फीचर। अगर लगता है कि कोई वेट या मेजर हमको अपने पास ही रख लेना चाहिए, कोई वेट या मेजर जो है वो सामने वाले को देना ही नहीं चाहिए, वापिस ही नहीं करना चाहिए, अपने पास ही रख लेना चाहिए, तो फोरफीट भी किया जा सकता है। फोरफीट भी किया जा सकता है, बोल दिया जाएगा कि अब से ये जो वेट है, अब से ये हमारा, मतलब कि अब ये तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारा मालिकाना हक गया, क्योंकि ये जो आपने यूज किया है ना, ये नॉन स्टैंडर्ड है बेटा। क्या है ये बेटा? नॉन स्टैंडर्ड, ये सही नहीं है। जो स्टैंडर्ड के हिसाब से मशीन होना चाहिए वो मशीन ये नहीं है, इस मशीन में गड़बड़ है। तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा? 4 फीट कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे बेटा? 4 फीट कर देंगे। क्लियर हुआ? जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसको बोला गया है कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, आपको बेटा मेंटेन करना है रिकॉर्ड, जिस फॉर्मेट और जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से। प्लस अगर कभी इंस्पेक्शन होता है, जांच पड़ताल होती है, तो आपको उन रिकॉर्ड्स को लाकर दिखाना पड़ेगा, आपको उन रिकॉर्ड्स को लाकर बेटा दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरर को बोला गया है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और जब हम बोलेंगे तब आपको उस रिकॉर्ड को लाकर दिखाना पड़ेगा। जो भी रिकॉर्ड होगा उसको उस फॉर्मेट में मेंटेन करना है जिस फॉर्मेट में इस एक्ट में बोला गया है, जो इस एक्ट में बोला गया है उस फॉर्मेट में मेंटेन करना पड़ेगा। अब कुछ पेनल्टी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। पेनल्टी की मैं आपको अलग से एक लिस्ट दिया हुआ हूँ क्लास में ऑलरेडी। सेक्शन 25 के अंदर अगर आपने सही वेट इस्तेमाल नहीं किया तो पहली बार 25,000, अगली बार 6 साल तक की जेल भी हो सकती है। सेक्शन 26, अगर आपने वेट को ऑल्टर कर दिया, यानी कि आपने वेट के साथ छेड़खानी की, आपने कुछ तो भी ऐसा कम कर दिया वेट को या कुछ कर दिया, तो फिर पहली बार में 50,000 और अगली बार में 6 साल तक की जेल और फाइन। 6 साल बोल दिया मैंने शायद गलती से, 6 महीने तक की जेल और फाइन, 6 महीने तक की जेल और फाइन। क्लियर हुआ? तो बेटा अगर आपने गलत वेट इस्तेमाल किया, अगर आपने गलत वेट इस्तेमाल किया, मान लो उसके ऊपर लिखा 1 kg है पर एक्चुअली वो है 800 ग्राम का, तो फिर सेक्शन नंबर 25, आपके पास जो वो उसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, बाटा या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो जो स्टोन है ना, आपने उस स्टोन में कुछ ऐसा ऑल्टरेशन किया कि उसका वेट कम हो जाए, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 26, तो फिर सेक्शन नंबर 26 पेनल्टी डबल। अच्छा, आपने नॉन स्टैंडर्ड वेट का सामान बेचा तो फिर 25,000 तक का जुर्माना, और अगर आप कर रहे हो फिर भी सेकेंड ईयर आगे भी कर रहे हो तो 3 साल तक की जेल और फाइन और बोथ, 3 साल तक की जेल और फाइन और बोथ। अच्छा, हमने आपको कहा था कि भैया प्रोडक्शन करना डॉक्यूमेंट्स का, जब भी इंस्पेक्शन होगा तो आपने जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किया रिकॉर्ड्स आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है? तो या तो आपने रिटर्न नहीं बनाया, या तो रिकॉर्ड नहीं बनाया, या तो जब इंस्पेक्शन हो रहा है तो इंस्पेक्शन के समय तुम रजिस्टर और रिकॉर्ड लाकर दिखा नहीं रहे हो, रजिस्टर या रिकॉर्ड लाकर दिखा नहीं रहे हो। आपने अब दिया कोई एक्सक्यूज, और वो एक्सक्यूज अगर जेन्युइन एक्सक्यूज है तो चल जाएगा, पर अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं है, एक तो आप दिखा नहीं रहे हो और दूसरा आपके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, तो पहली बार में बेटा, पहली बार में फिर आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगेगी। दूसरी बार अगर आप करोगे तो 1 साल तक की जेल
और फाइन और बोथ। दूसरी बार अगर आप करोगे तो 1 साल तक की जेल और फाइन और बोथ। क्लियर हुआ बेटा? अगर मान लीजिए आप कोई सर्विस दे रहे हो, नॉन स्टैंडर्ड वेट के साथ अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो पेनल्टी थोड़ी सी छोटी है। पेनल्टी थोड़ी सी यहाँ पे छोटी है, 1,000 से 5,000 तक की पेनल्टी पहली बार में। ठीक है, सर्विस से रिलेटेड है, क्योंकि बेटा ये किससे रिलेटेड है? सर्विस से रिलेटेड है। और 3 महीने से 1 साल तक की जेल सेकेंड टाइम पे, और फाइन और बोथ। क्लियर है? सेक्शन नंबर 42 बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, वेक्सेशियस सर्च। वेक्सेशियस का मतलब होता है बच्चों, वैसे तो देखिए क्या है ना, कि पावर दिया गया है कि आप इंस्पेक्शन वगैरह कर लीजिए, पावर दिया गया है कि आप सर्च कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हो, ये सारा पावर आपको दिया गया है। लेकिन आपके पास सही रीजन होना चाहिए करने का। आप किसी को भी गुड फेथ में कर रहे हो चलेगा, आपके पास कोई सबूत है तब कर रहे हो चलेगा, आपके पास कोई रीजन है तब जाके सर्च कर रहे हो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बेटा कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आप ऐसा सर्च नहीं करोगे, इसको वेक्सेशियस सर्च कहा जाएगा। आप बेटा ऐसा सर्च नहीं करोगे, इसको वेक्सेशियस सर्च कहा जाएगा। यानी बस आप सामने वाले को फालतू में परेशान कर रहे हो, आप बेटा सामने वाले को फालतू में परेशान कर रहे हो, और ऐसा सर्च अगर आप करोगे तो ये अलाउड नहीं है। अगर आप बेटा ऐसा सर्च करोगे तो ये अलाउड नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का बेटा? अच्छा, पेनल्टी क्या है? तो पेनल्टी है बेटा 1 साल तक की जेल, 10,000 तक का फाइन और बोथ। 1 साल तक की जेल, 10,000 तक का फाइन और बोथ। तो वैसे तो आप देखो सीज कर सकते हो वेट वगैरह को, मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह को, आप सर्च कर सकते हो, इंसान को सर्च कर सकते हो, घर को, प्लेस को, लेकिन आपके पास कोई ग्राउंड्स होने चाहिए। अगर आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? वेक्सेशियस सर्च। और उसकी पेनल्टी 1 साल तक की जेल, 10,000 तक का फाइन और बोथ। क्लियर हुआ? अब बेटा एक छोटा सा एसेंशियल कमोडिटी फैक्ट बचा है, वो भी कर लेते हैं। एसेंशियल कमोडिटी फैक्ट 1955 में नेहरू जी ने लाया था, जिसका बेसिकली पर्पस क्या था कि जमाखोरी वगैरह ना हो। जमाखोरी मतलब समझते हैं आप? जमाखोरी का मतलब होता है कोई भी सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर सामान को, जो एसेंशियल कमोडिटी जैसे नमक, गेहूं, बीज, ठीक है, दवाई, इन सारी चीजों को, फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों को ना जानबूझ के जमा करके ना रखे। अब जैसे मान लीजिए पूरे मार्केट में टमाटर का सप्लाई मैं ही करता हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं ही सप्लाई करता हूँ। मैंने टमाटर को रोक के रख दिया, या नमक को रोक के रख दिया मैंने। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए, मार्केट में नमक की कमी हो गई, सब पागल हो गए, नमक नहीं मिल रहा, नमक नहीं मिल रहा, नमक नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा? अब मैं नमक को लेकर आऊंगा और बोलूंगा ये 20 रुपए का नमक 25 रुपए में खरीदोगे तो दूंगा। भाई लोग पागल हो जाएंगे, बिना नमक के तो 25 क्या 50 रुपए भी देने को रेडी हो जाएंगे। समझ में आई हो ये बात? तो इसी वजह से जो एसेंशियल कॉमोडिटीज हैं बच्चों, उसकी एक लिस्ट दी गई है। ये कुछ एसेंशियल कॉमोडिटीज है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो पेट्रोल, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे मैंने बोला ना टमाटर, कोई बीज, ड्रग्स यानी दवाई है ना, वो वाला ड्रग्स मत समझना, कोई खाद जानवर के लिए, ठीक है, हैंग कियान जिससे कि कॉटन का कपड़ा बनता है, जूट का कपड़ा बनता है, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? ये सारी की सारी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। और इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को बेटा आप स्टोर करके नहीं रख सकते, या आप इनका गलत फायदा नहीं उठा सकते। अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों, कंज्यूमर्स का अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर आप कंज्यूमर्स का नुकसान कर रहे हो, आप कौन हो बेटा? ट्रेडर्स हो आप, अनस्क्रिपलस यानी आप बदमाश ट्रेडर्स हो आप बदमाश ट्रेडर्स हो आप। इस तरीके से कंज्यूमर्स का अगर आप नुकसान कर रहे हो तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आ जाएगा। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक तो रेगुलेट करेगा आपके प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन को। रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। वो आपको आके बोल देगा, सीधा बोल देगा कि यार क्यों नहीं हुआ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ, बताओ, तुमको करना चाहिए था, क्यों नहीं किए, सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में क्यों नहीं हो रहा है, बताओ मेरे को जवाब दो। तो एक तो वो कंट्रोल करेगा, एक तो वो कंट्रोल करेगा, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करेगा, एक तो वो कंट्रोल करेगा, दूसरा कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर पाया गया, और अगर पाया गया कि आपने उसके बाद भी जमाखोरी की है, आपने उसके बाद भी ये मस्ती की है, बदमाशी की है, कंज्यूमर से एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा। और पुलिस आकर आपको पकड़ेगी, पुलिस आकर आपको पकड़ेगी विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी वारंट पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जा सकती है, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जा सकती है।
क्लियर हुआ बेटा? पुलिस यानी यहाँ पे बेसिकली पब्लिक सर्वेंट आता है, ठीक है। और ये पब्लिक सर्वेंट का मतलब यहाँ पे सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी में है। आई नो आईपीसी खत्म होकर बीएनएस आ गया है, बट अभी भी ये जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। क्लियर हुआ? तो इस बार हम लोगों ने कुछ अलग किया। आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने इस पूरे एक्ट को रिवाइज किया है, पूरे के पूरे एक्ट को रिवाइज किया है। आपको अच्छा लगा या नहीं ज़रूर बताइएगा। देखिए ये ना मैं फॉर्मेट इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे लगा कि यार बच्चों को कुछ अलग वैरायटी से किया जाए। स्टडी मटेरियल से तो हम करते ही हैं, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना हम क्लास नोट से करें। क्लास नोट से मैं बच्चों को दे दूं, बच्चा उसी से बढ़िया पढ़ ले। मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, टाइम कम लगाएं हम, एक्सप्लेनेशन बढ़िया से करें और क्लास नोट्स बच्चों को दे दें। स्टडी मटेरियल में सब अनस्ट्रक्चर्ड है बेटा, कुछ भी आप स्टडी मटेरियल खोल के देखो, इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिखेगा। तो अच्छे प्रेजेंटेशन में मैंने देने की कोशिश की है। ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी बेटा। ये कोशिश अच्छी रही या बेकार रही, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आपका प्यार, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अ लॉट।